हेलो गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर किसी के ऊपर कोई चेक बाउंस का केस दर्ज कर दिया गया है अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, तो आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? फ्रेंड, चेक बाउंसिंग का केस एक नॉर्मल केस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आम प्रोसीजरल लॉ के अंदर यूज नहीं होती हैं। इसलिए इन मैटर्स के अंदर होता यह है कि जब चेक बाउंस का केस फाइल किया जाता है या डिफेंड किया जाता है, तो सिर्फ टेक्निकलिटीज की वजह से भी या तो केस जीत लिया जाता है या केस को हम हार जाते हैं। आज मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि चेक बाउंसिंग के केस को कैसे डिफेंड किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, चेक बाउंसिंग केस के अंदर ये सबसे पहले मैंडेटरी है कि जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हुआ है उसे एक लीगल नोटिस जरूर सर्व करना होता है अपोजिट पार्टी के अंदर। सपोज मैंने एक चेक दिया था किसी को और उस व्यक्ति के खाते में जब वो चेक डाला गया तो वहां पर वो चेक बाउंस हो गया, तो वो मुझे अब एक लीगल नोटिस सर्व करेगा। ये जब भी कभी मेरे पास कोई लीगल नोटिस आता है तो ये ध्यान रखिए, लोगों के अंदर ये प्रैक्टिस है कि वो लीगल नोटिस लेने से मना कर देते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अगर हम लीगल नोटिस नहीं लेंगे तो हमें कोर्ट में उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। जब कोई भी व्यक्ति आपको एक लीगल नोटिस भेजता है, चाहे वो कुरियर से भेजे, स्पीड पोस्ट से भेजे या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, तो ध्यान रखिए अगर आपका एड्रेस सही है तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट की जो पोस्टल वेबसाइट्स हैं वो उन वेबसाइट्स पर प्रॉपर एक ट्रैकिंग रिपोर्ट होता है, जिस ट्रैकिंग रिपोर्ट में यदि आपने उस नोटिस को लेने से मना कर दिया है तो वहां पर बकायदा मेंशन होता है कि रिफ्यूज टू टेक या रिफ्यूज टू सर्व। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उसको रिफ्यूज कर दिया है तो ये ध्यान रखिए ये चीज आपके खिलाफ जाएगी। आपके पास कभी भी कोई लीगल नोटिस आता है, आप उसको बेहिचक लीजिए और अपने एडवोकेट से उसमें कांटेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं करनी है बल्कि मैंडेटरी है आपके लिए कि आपको उसका जवाब विद इन टाइम दे देना है। अगर आप उसका जवाब दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आपको अपना डिफेंस भी मेंशन करना होगा। आपके डिफेंस के अंदर वो चेक किस वजह से आपने उस व्यक्ति को दिया था और उसके बाउंस होने की क्या वजह है, आपने श्योरिटी के तौर पर दिया था या आपका वो चेक खो गया है या आपके साइन नहीं है या उसने आपके फर्जी तरीके से आपसे चेक लेके अपने अकाउंट के अंदर फाइल कर दिया है। जो भी XYZ आपके पास ग्राउंड है, आपका डिफेंस है, वो आपको उस लीगल नोटिस के अंदर जरूर मेंशन करना है, क्योंकि यही आपका ग्राउंड जब आपके ऊपर बकायदा केस कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है, आखिर तक इसी डिफेंस को लेकर आपको चलना होगा। लीगल नोटिस का जवाब देने के बाद कुछ दिनों के बाद आपके यहाँ पर जिला अदालत से आपके पास फिर एक और नोटिस आएगा जो कोर्ट का नोटिस होता है। फ्रेंड्स, कोर्ट के नोटिस को भी आपको रिसीव करना है, उसकी अननेसेसरी आपको उसको रिफ्यूज नहीं करना है। अगर आप उसको लेने से मना कर देते हैं तो ध्यान रखिए कोर्ट ये मानकर चलती है कि आपके पास लीगल नोटिस पहुंचा लेकिन आपने नहीं लिया। उसके बाद कोर्ट आपके खिलाफ बेलेबल वारंट या डायरेक्ट कभी कभी नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर देती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लिए एक डबल समस्या वहां पर खड़ी हो जाती है। तो जब भी कभी आपके पास कोई भी लीगल कोर्ट की तरफ से समन्स या नोटिस आते हैं, आप उनको रिसीव करिए और अपने एडवोकेट से जरूर कंसल्ट कीजिए। आपके लिए मैंडेटरी है कि जो भी आपको उस नोटिस और समन्स के अंदर डेट दी हुई है, जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है जिसमें आपको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, आप अपने एडवोकेट के साथ वहां पहुंचिए। पहली ही डेट पर एक्यूज्ड को, यानी कि जिसने चेक इशू किया था, उसको अपनी बेल वहां पर जाकर करानी होती है। बेल कराने के लिए आपके एडवोकेट आपको बताएंगे कि वहां पर क्या गाइडलाइंस होती हैं, उसका प्रोसीजर मैं यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बेल आपको एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती ही है। बेल आपका अधिकार है। पहली ही तारीख पर जब आप जाएंगे, आपके एडवोकेट वहां पर आपका बेल बॉन्ड पेश करेंगे और आपको बेल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, बेल लेने के बाद वहां पर आपके एडवोकेट को और आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है जिसे कहते हैं 145 ब्रैकेट में 2 NI एक्ट, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आप जब ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव करते हैं तो आपको एक राइट कोर्ट देती है कि आप अपने केस को डिफेंड कर सकें।
अगर आप ये एप्लीकेशन मूव नहीं करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपने केस को डिफेंड करने का, आपको अपनी बात कहने का कोर्ट के अंदर मौका नहीं मिलेगा। तो कभी कभी कोर्ट खुद ऑरल रिक्वेस्ट के ऊपर भी 145(2) की रिक्वेस्ट मान लेती हैं और कभी कभी हमें, और ज्यादातर केसेस में हमें 145(2) NI एक्ट की एप्लीकेशन इन राइटिंग देनी होती है, जिसका जवाब अपोजिट पार्टी को फाइल करना होता है। फ्रेंड, जैसे ही आपकी 145(2) NI एक्ट की एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी, ये ध्यान रखिए, उसके बाद आपको फौरन अगली तारीख पर जो कंप्लेनेंट है जिसने केस फाइल किया है उसका आपके वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से फिल्मों में सवाल पूछा जाता है किसी भी व्यक्ति से और उस सवाल और जवाब को जज बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो कोर्ट में भी मोर और लेस कुछ इसी तरीके से आपके वकील को अब एक मौका दिया जाता है कि आपका वकील जिसने केस फाइल किया है यानी कंप्लेनेंट से उसके सवाल कर सके, ताकि उसमें जो भी कमियां हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सच और झूठ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, जैसे ही गवाही कंप्लीट होती है कंप्लेनेंट की, तो ये ध्यान रखिए कंप्लेनेंट अपनी गवाही के अंदर खुद मौजूद होता है। बैंक के रिकॉर्ड को वो अपनी गवाही के अंदर मंगाते हैं, क्योंकि चेक बाउंस हुआ है, उस चेक बाउंस का सारा रिकॉर्ड वो मंगाते हैं। इसके अलावा जिस भी मोड से आपको एडवोकेट ने लीगल नोटिस भेजा था, वो उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट्स भी मंगाई जाती है पोस्ट मास्टर के थ्रू या उनके स्टाफ के थ्रू। फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पर कंप्लेनेंट की विटनेस कंप्लीट होती है, अब यहाँ पर एक मौका मिलता है एक्यूज्ड को कि वो उसके यहाँ पर बयान होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होती है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज हमेशा ध्यान रखिए ये विदाउट ओथ होती है, यानी कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं वहां पर वो आपको एक सर्टेन लिमिट तक वो चीज आपको सपोर्ट करने जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज क्या होती है उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्ड लेक्चर नहीं दे सकता, आप सिर्फ वहां पर नेट पर अगर डालें स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज कैसे रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC में, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। जैसे ही आपकी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड होती है फ्रेंड्स, उसके बाद आपके एडवोकेट को ये कोर्ट के अंदर ये बताना है कि हम भी अपने डिफेंस के अंदर विटनेसेस लाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा विटनेस है, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आपका रिलेटिव है, जो ये गवाही दे सके कि इस चेक में आपका ये चेक खो गया था या इस चेक को आपने इस व्यक्ति को नहीं दिया था, या कोई भी ऐसा ग्राउंड जो आपके पास है और आप ला सकते हैं एज ए विटनेस, तो आप जरूर कोर्ट के अंदर लाइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा कोई विटनेस होता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए कि CRPC की धारा 315 के तहत आप खुद भी अपने आप को एज ए विटनेस कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मल केसेस में, जैसे मर्डर केसेस हैं, डकैती के केसेस हैं, उनमें हम अपने आप को एज ए विटनेस लाते हैं तो कभी कभी हमारे खिलाफ भी हमारी एविडेंस चली जाती है, लेकिन 138 NI एक्ट के केसेस में ऐसा नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के अंदर अपनी स्टेटमेंट दी थी तो विदाउट ओथ थी, और यहाँ पर जब आप अपनी एविडेंस कराएंगे तो वो अपनी ओथ पे होगी, यानी कि आप अपने केस को ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं। जैसे ही आपकी विटनेस कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, उसके बाद केस आपका फाइनल आर्गुमेंट के लिए लिस्ट कर दिया जाता है और दोनों वकील अपने अपने केस में आर्गुमेंट करके अपने केस को साबित करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों के लिए भी ध्यान से समझना और सुनना बहुत जरूरी है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोर्ट के अंदर जब भी आप अपना डिफेंस देते हैं, किसी भी चेक को जब भी कोई इशू करता है, लेने वाला या देने वाला, फ्रेंड्स आमतौर पर ये डिफेंस लोग लिया करते हैं कोर्ट के अंदर कि मैंने इसको अपने हाथों से नहीं भरा था, या मैंने ये ब्लैंक चेक दिया था, या मैंने इस पे डेट नहीं भरी थी। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि आप अगर किसी को कोई भी चेक ब्लैंक दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये उस व्यक्ति की मिस्टेक नहीं है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने जब साइन एक चेक के ऊपर कर दें तो आप उसके पार्टिकुलर्स भी भरकर उसको दें, और अगर आप उस चेक को भरकर नहीं देते हैं तो ये आपका डिफेंस कोर्ट के अंदर मान्य
नहीं भी हो सकता है। ये ध्यान रखिए, 95% केसेस में कोर्ट आपके इस डिफेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब भी आप कभी भी कोई अपने डिफेंस वहां पर क्रिएट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए वो लॉजिकल होना चाहिए और आप अपने एडवोकेट से बकायदा कंसल्ट करने के बाद उन डिफेंसेस को वहां पर रिकॉर्ड करवाएंगे। आखिर में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।